नमस्कार दोस्तों, फ्लाइंग एस्पिरेंट एके चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है मानचित्र। इससे पहले हमारे चैनल पे तीनों चैप्टर को हमने अपनी वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो आप लोगों में से जिन्होंने भी वो तीनों चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले तीनों वीडियो को देख लें, उसके बाद चैप्टर 4 पे कंटिन्यू करें। तो चलिए आज की लर्निंग स्टार्ट करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, झीलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन यह गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारे विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। यहाँ पैराग्राफ 1 में बताने का प्रयास किया गया है कि जब हमें भूगोल के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे पृथ्वी के घूर्णन, परिक्रमण, अक्षांश, देशांतर से संबंधित पहलुओं के अध्ययन करना होता है, तब हम ग्लोब का सहारा लेते हैं, जिसको हमने चैप्टर 1 से लेकर 3 तक में डिस्कस किया। यदि आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप हमारी पिछली वीडियो से अपने कन्फ्यूजन और डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमें मानचित्र की आवश्यकता किसी विशेष भूभाग के बारे में अध्ययन हेतु पड़ती है। पैराग्राफ 2 कहता है कि कुछ मानचित्र में हम बस एक सीमित क्षेत्र को ही देखते हैं, जबकि कुछ मानचित्र हमारे रूम के वॉल को कवर कर देते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के लिए इंडिया और वर्ल्ड के मैप को ही ले लीजिए। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। इसमें पहला है दूरी। यहाँ पर दूरी के बारे में बताया गया है। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर
दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाया जाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पर चित्र 4.1 में एक गांव के मानचित्र को दिखाते हुए बताया गया है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है। यदि इस चित्र में देखें तो ये मान लेते हैं यहाँ पर एम नामक कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति अगर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कवर करता है और यदि इस डिस्टेंस को 100 सेंटीमीटर मान ले तो यहाँ की एक्चुअल दूरी पता करने के लिए हम उस 100 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा 100 × 10 = 1000 मीटर या फिर 1000 मीटर, जो कि 1 किलोमीटर के बराबर होगा। दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, जैसा कि आप चित्र 4.2 ब में देख सकते हैं। प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा मुख्य घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। यह प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.2 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यहाँ चित्र 4.4 में सुंदरपुर गांव और उसके आसपास के क्षेत्र को दर्शाया गया है। चित्र में हम इजीली देखकर समझ सकते हैं पेड़ कौन से हैं, कौन सी भवन मंदिर है, रेलवे लाइन कहाँ से गुजर रही है और कब्रिस्तान, नदियाँ और पुल कहाँ हैं। और इसी कारण से हम मानचित्र में प्रतीक का यूज करते हैं। आगे रेखा चित्र के बारे में बताया गया है। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है।
कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। आगे खाका का वर्णन करते हुए बताया गया है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है, जिसमें मेनली हमने मानचित्र क्या होता है उसको ड्रॉ करने के लिए इम्पोर्टेंट घटक जैसे दूरी, दिशा और प्रतीक के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। मानचित्र के प्रकार के बारे में भी डिटेल में समझा। आशा है इस वीडियो ने इस चैप्टर को सबसे इजी वे में समझने में आपकी हेल्प होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों को भी इस NCERT सीरीज से जोड़ने के लिए शेयर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फ्लाइंग एस्पिरेंट AK। धन्यवाद।